Hi friends, welcome to Noble Academy, your online learning partner. Today we will learn Account Standard 12 Part 1. Friends, Part 1 के अंदर अकाउंट में स्टैंडर्ड 12 में पार्टनरशिप के रिगार्डिंग सारे चैप्टर्स है, जिसमें न्यू पार्टनर्स की एंट्री होती है, वैसा भी एक चैप्टर है, और उसके बाद पार्टनर्स रिटायरमेंट होता है या डेट होता है, वैसा भी चैप्टर है, और देन फर्म हमारी कंप्लीटली क्लोज हो जाती है, वैसा भी एक चैप्टर है। जो हमारी पार्टनरशिप फर्म पूरी की पूरी क्लोज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन, जो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चैप्टर कितने मार्क्स का है। चैप्टर नंबर 7 डिसॉल्यूशन पार्टनरशिप फर्म, कुल चैप्टर 8 मार्क्स का है। सेक्शन ए 1 मार्क्स, सेक्शन बी 1 मार्क्स, जिसमें 1 लाइन सिंगल क्वेश्चन आंसर रहेंगे। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 2 सम रहेंगे, जिसमें जनरल एंट्रीज, ट्रू एंड फॉल्स एंड थियरी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डिसॉल्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन मीन्स एंड ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी किसी भी चीज को टोटली परमानेंट क्लोज कर देना, उसको हम बोलेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ, डिसॉल्यूशन मीन्स एंड ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि हमारी फर्म, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है, हम लोग परमानेंट बेसिस पे उसको क्लोज कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसॉल्यूशन। अब डिसॉल्यूशन के अंदर हमको 2 तरह के टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सेकेंड, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम लोग अब मीनिंग देखेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। When a partnership firm close down its business on a permanent basis। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको आगे बताया, अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म हम लोग परमानेंट बेसिस पे उसको क्लोज कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप। यहां पर हमारी पार्टनरशिप भी ब्रेक हो गई, हमारी फर्म भी टोटली परमानेंट बेसिस पे क्लोज हो गई। सेकेंड, बी, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप व्हेन बिजनेस इज नॉट क्लोज डाउन ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, insolvency of a partner or due to any other reason of remaining partners keep business continue is the dissolution of old partnership। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऊपर देखा कि पार्टनरशिप ऑफ फर्म दोनों क्लोज हो जाती है। कैसे? जब हम लोग परमानेंट बेसिस पे पार्टनरशिप को और बिजनेस को, दोनों को ही क्लोज कर देते हैं परमानेंट बेसिस पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। अब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग 4 पार्टनर्स है, उसमें से 1 या 2 पार्टनर्स रिटायरमेंट ले लेते हैं, या कुछ इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या किसी की डेट हो जाती है, वो लोग लेफ्ट हो जाते हैं। कि रिमेन पार्टनर्स, जो बाकी के पार्टनर्स है, वो बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर पार्टनरशिप ब्रेक हुई है, इसके लिए यहां पर बोलेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम फर्म को भी पूरा क्लोज कर देते परमानेंट बेसिस पे, तो उसको हम बोलेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का मीनिंग समझ में आया आपको। फर्म का डिसॉल्यूशन यानी पूरा क्लोज कर देना, और पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि 4 पार्टनर्स में 1 या 2 पार्टनर लेफ्ट हो जाए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डिसॉल्यूशन करने के लिए क्या क्या मेथड है। मेथड ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, फर्स्ट नॉर्मल डिसॉल्यूशन, जिसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस ना हो। सेकेंड, डिसॉल्यूशन बाय द कोर्ट, जिसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस हो। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अगर हम लोग कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं,
या नहीं है, तो कैसे डिसोल्यूशन होता है? तो फर्स्ट बाय एग्रीमेंट, व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू dissolve the firm, partnership firm can be dissolved at any point of time. It's voluntary dissolution. यहां पर ऐसा है, अगर पार्टनर्स चाहते हैं सारे के सारे कि अब हमको इसको डिसॉल्व कर देना है और सभी लोग एग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन हो जाएगा. इसे वॉलेंटरी डिसोल्यूशन भी कहा जाता है. डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर उन लोग का कॉन्ट्रैक्ट हो कि इतना काम कर, इतना वर्क करके इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, या इतना हम लोग प्रॉफिट गेन करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है. उनके जो पार्टनर्स के बीच में कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर इनकी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कर देते हैं. तो कई पार्टनरशिप फर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस भी होती है. डिसोल्यूशन फॉर एक्ट, प्रोविजन और एक्ट ही ऐसे है जिसके थ्रू डिसोल्यूशन होता है. जैसे कि फर्स्ट, व्हेन ऑल पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन हो जाएगी. सेकेंड, व्हेन बिजनेस ऑफ फर्म बिकम ए इलीगल, अगर वो इलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा. डिसोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटीजेंसी, फर्स्ट ए, इफ कॉन्स्टिट्यूट फॉर फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, अगर वो लोग टाइम बेस पे कि हम लोग को 6 मंथ या 1 ईयर या 2 ईयर्स ही पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रखनी है, तो अगर वो उनका टाइम पीरियड खत्म होते ही उनकी पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो जाएगा. बी, इफ कॉन्स्टिट्यूट टू कैरी आउट स्पेसिफाई एम बाय द कंप्लीट देयर ऑफ, अगर उनका कोई स्पेसिफाई एम है, अगर वो एम कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाएगी? डिसोल्यूशन हो जाएगी. डिसोल्यूशन बाय नोटिस, अगर 4 पार्टनर है उसमें से कोई भी पार्टनर रिटर्न में अगर नोटिस देता है तो बाकी के पार्टनर्स को एक्सेप्ट करनी होगी और पार्टनरशिप फॉर्म का क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने देखा यहां पर कि कोर्ट के इंटरफेरेंस के अलावा भी कैसे हम लोग डिसोल्यूशन कर सकते हैं. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस हो, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट के थ्रू कैसे डिसोल्यूशन हो सकता है. फर्स्ट, व्हेन एनी पार्टनर बिकम ए अनसाउंड माइंड, यानी पार्टनर कोई डिसीजन लेने के लिए एबल ही ना हो, अनसाउंड माइंड हो जाए उसका, जिसे आप उसको बोलेंगे कि अस्थिर, उसका गांडे जैसा, अगर आप हिंदी में बोलोगे उसे. ठीक है. सेकेंड, व्हेन ए पार्टनर बिकम ए परमानेंटली इनकेबल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज पार्टनर, अगर वो बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसकी जो ड्यूटी होती है, उसका जो काम होता है वो करने के लिए एबल ही नहीं है, तो भी हम लोग कोर्ट के थ्रू ऑर्डर ला के डिसोल्यूशन करवा सकते हैं. अगर पार्टनर्स, व्हेन ए पार्टनर अंडरटेक टू मिसकंडक्ट अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म और अगेंस्ट बिजनेस फर्म, अगर वो पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कुछ वर्क करता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट वर्क करता है जिससे पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग कोर्ट से ऑर्डर ला के डिसोल्यूशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हेन ए पार्टनर विल फुल्ली एड persistently breaches the partnership agreement, पार्टनर जो उनके बीच में एग्रीमेंट, जो उनके रूल्स रेगुलेशन है उसको कंटिन्यूस ब्रेक करता है और वो भी जानबूझकर, तो उस कंडीशन में भी हम लोग ऑर्डर लेकर आ सकते हैं कोर्ट से डिसोल्यूशन के. When partner transfer his all interested
इन द पार्टनरशिप टू थर्ड पार्टी विदाउट द कंसर्न ऑफ द पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर पूरा पूरा उसका शेयर किसी और को सेल कर देता है विदाउट इन्फॉर्म किए उनके पार्टनर को कंसर्न किए बगैर, तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोग कोर्ट से ऑर्डर लाके डिसॉल्यूशन कर सकते हैं। When a firm continuously increase loss and unable to run business due to loss, अगर हमारी फर्म रेगुलरली नॉन स्टॉप कंटिन्यू अगर लॉस करती है, वो एबल ही नहीं है प्रॉफिट के, तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेके भी डिसॉल्यूशन कर सकते हैं। When the court find any other ground to be just and equitable for the dissolution of the firm। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने 2 टॉपिक देखे, 2 मेथड देखी डिसॉल्यूशन की, जिसमें फर्स्ट में देखा था जिसमें कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं करता है, सेकंड हमने देखा है जिसमें कोर्ट इंटरफेरेंस करता है। अब हम लोग प्रोविजन देखेंगे, लीगल एंड अदर प्रोविजन फॉर अकाउंटिंग सेटलमेंट ऑफ डिसॉल्यूशन। अब हम लोग प्रोविजन देखेंगे, अगर डिसॉल्यूशन करते हैं तो क्या क्या उसके रिगार्डिंग प्रोविजन है। फर्स्ट, लॉन ऑफ पार्टनर्स वाइफ। इफ वाइफ ऑफ ए पार्टनर हैज गिवन ए लोन टू बी फर्म फ्रॉम हर पर्सनल फंड पे आप अंडरलाइन कर सकते हो, दिस लोन विल बी ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी ऑफ टूवर्ड द थर्ड पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वाइफ उसके पर्सनल फंड में से अगर लोन देती है तो उसको हमको कैसे ट्रीटेड करना है, लायबिलिटी टूवर्ड टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का समझ के उसको हम लोग को ट्रीट करना है। सेकेंड, उसके अंदर ही एक रूल है, इफ लोन इज गिवन फ्रॉम द पर्सनल फंड, हर हस्बैंड उसके हस्बैंड के ही पैसों में से अगर फर्म को लोन देती है उसकी वाइफ, ठीक है, दैट इट विल बी ट्रीटेड एज ए लोन ऑफ पार्टनर। आपको 2 कंडीशन समझ में आए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसके पर्सनल फंड में से देंगे तो हमको थर्ड पार्टी को जैसे ट्रीट करते लायबिलिटीज में ऐसे ट्रीट करना है, बट अगर उसने उसके हस्बैंड के फंड में से अगर लोन दिया है तो उसको लोन को हम क्या समझेंगे, लोन ऑफ पार्टनर। यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, LOAD लिखा हुआ है, तो LOAN पढ़ना है आपको, लोन ऑफ पार्टनर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखेंगे लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है फ्रेंड्स, पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज है वो अनलिमिटेड है। अगर 3 पार्टनर्स है, उसमें से एक पार्टनर इंसोल्वेंट हो जाता है और 2 पार्टनर सोल्वेंट है, तो बाकी के 2 पार्टनर्स उसकी पूरी लायबिलिटीज पे करेंगे फर्म के रिगार्डिंग। अगर मान लो जो सोल्वेंट पार्टनर है उनके पास फर्म के अंदर पैसे नहीं है, तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेच के सेल करके भी, पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल करके भी लायबिलिटीज पे करेंगे। तो यहां पर पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज है वो अनलिमिटेड है। देन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है अगर हम लोग पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्यूशन करते, तो हमको लायबिलिटीज पे करना रहेगा, क्योंकि कभी भी पार्टनरशिप फर्म तभी डिसॉल्यूशन होती है मोस्टली कि जब पार्टनरशिप फर्म में लॉस होता हो। ठीक है, अब मान लो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्यूशन हो चुकी है, तो अब हमको करना क्या होगा, असेट्स, जो हमारी असेट है फर्म की, वो सारी सेल करेंगे और लायबिलिटीज को पे करेंगे। तो लायबिलिटीज के लिए एक प्रोविजन बना हुआ है, हमको वो ऑर्डर में ही पे करना रहेगा। फर्स्ट, अगर हम लोग द रियलाइजेशन ऑफ असेट ऑफ द फर्म इज पेन इन द फॉलोइंग ऑर्डर, हम लोग को लायबिलिटीज इस ऑर्डर में पे करना रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसॉल्यूशन एक्सपेंस, सेकंड लायबिलिटीज टूवर्ड द थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज पे करनी रहेगी। देन लोन ऑफ पार्टनरशिप पेड, फर्स्ट क्या पे करेंगे हम लोग, डिसॉल्यूशन एक्सपेंस, सेकंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, थर्ड पार्टनरशिप की लोन। देन फाइनली
कैपिटल एंड बैलेंस करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर रिडीम्ड। इवन लास्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करेंगे, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे करेंगे, पार्टनर्स की लोन, उसके बाद भी अगर हमारे पास पेमेंट बचता है, पैसे बचते हैं, हम लोग के पास सेविंग है, तो हम लोग पार्टनर्स की कैपिटल पे करेंगे। देन उसके बाद भी अगर हमारे पास पैसे है तो हम लोग पार्टनर्स को उसके शेयरिंग रेशियो के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हम लोगों ने क्या देखे, प्रोविजन देखे। देन अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमको डिसोल्यूशन का अकाउंट मेंटेन करना है तो हमको किस तरह करना पड़ेगा। तो हमको कुछ नेसेसरी अकाउंट ओपन करने होंगे। फर्स्ट रियलाइज अकाउंट, पार्टनरशिप लोन अकाउंट इफ एनी अगर है तो, थर्ड पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, फोर कैश बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट हमको नेसेसरी अकाउंट ओपन करने रहेंगे। और सबसे मोस्ट टाइम पे ये रियलाइजेंस अकाउंट जो जनरल एंट्रीज के लिए काम आएगा। और इसके बाद वाले एपिसोड में हम लोग रियलाइजेंस अकाउंट देखेंगे और जनरल एंट्रीज देखेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छे से। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।